दोस्तों 15 अगस्त की सुबह लाल किले की प्राचीर से गूंजे एक एक शब्द ने बीजिंग से लेकर के वॉशिंगटन तक के सामरिक गलियारों के अंदर खलबली क्यों मचा दी है। आखिर भारत की अंडरग्राउंड लैब्स के अंदर ऐसी कौन सी हाइपरसोनिक और ग्लाइड मिसाइलें पक रही हैं जिन्हें रडार पर देखने से पहले ही दुश्मन राख हो जाएगा। जो भारत कल तक दुनिया के आगे हथियारों के लिए हाथ फैलाता था, आज अचानक से 100 से ज्यादा देश उसके सामने लाइन लगा करके क्यों खड़े हैं। 56 गुना उछाल के साथ में आखिर भारत ने हथियारों के ग्लोबल बाजार के अंदर ऐसा कौन सा मास्टरस्ट्रोक खेला है जिसने रातों रात अमेरिका और चाइना के पसीने छुड़ा दिए हैं। पर्दे के पीछे भारत के कॉलेज के लड़के और छोटे स्टार्टअप्स बेसमेंट के अंदर बैठ करके वो कौन से खौफनाक एआई वेपन्स बना रहे हैं जिसने बीजिंग के थिंक टैंक्स की नींदें उड़ा दी हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज इस वीडियो के अंदर हम वो बदलाव डिकोड करेंगे जिसने दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स को हिला करके रख दिया है। दोस्तों, इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने जब देश को संबोधित किया तो वो सिर्फ एक आजादी का भाषण नहीं था, बल्कि एक उभरती हुई ग्लोबल मिलिट्री सुपर पावर का खुला ऐलान था। भारत अब हथियारों का खरीदार नहीं है, बल्कि दुनिया के रक्षा बाजार का सबसे आक्रामक और भरोसेमंद खिलाड़ी बन चुका है। जो मुल्क 2014 से पहले अपनी एक एक राइफल और एक एक बुलेट के लिए विदेशी कंपनियों की फाइलों के अंदर अटका रहता था। कुछ दिन पहले राहुल गांधी विदेश नीति पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन दोस्तों वो भूल गए कि उनकी सरकार यानी कि यूपीए के टाइम पर सेना के पास में गोला बारूद तक नहीं था। सेना को बार बार रिक्वेस्ट डालनी पड़ रही थी। कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को डेड मानकर के रोक दिया गया था। आज उसी भारत का डिफेंस प्रोडक्शन कई गुना की ऐतिहासिक छलांग लगा चुका है। दोस्तों, पूरी दुनिया को अब भी लग रहा है कि भारत रसिया और अमेरिका से हथियार खरीद करके खुश है, लेकिन दोस्तों शायद कोई नहीं जानता है कि पर्दे के पीछे सदी का सबसे बड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग और स्वदेशी डिफेंस का गेम चल रहा है। कैसे पीएम मोदी ने सकारात्मक स्वदेशीकरण के नाम पर विदेशी ताकतों को भारत के अंदर बुला करके एक अलग ही लेवल का गेम सेट कर दिया है। 15 अगस्त 2026 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने जब देश को संबोधित किया तो वो सिर्फ एक पारंपरिक भाषण नहीं था, वो एक उभरती हुई ग्लोबल महाशक्ति का स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट था। दोस्तों, एक ऐसा डिक्लेरेशन जिसने दुनिया को बता दिया कि 2026 में जो हुआ है वो सिर्फ एक ट्रेलर है। असली पिक्चर तो 2029 और 2047 के लिए सेट की जा चुकी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी खामोश लेकिन महाविनाशक तैयारी का वो डीप डिकोडिंग करेंगे जिसे सुनकर के हर किसी के होश उड़ने वाले हैं। दोस्तों, लाल किले से जब यह ऐलान हुआ कि डिफेंस प्रोडक्शन कई गुना बढ़ चुका है और भारत अब एक कंज्यूमर से बदल करके रिलायबल ग्लोबल डिफेंस पार्टनर बन चुका है, तो ये कोई हवाई बात नहीं है। इसके पीछे एक दशक की वो साइलेंट क्रांति है जिसने भारत के अर्थतंत्र और युद्ध तंत्र की पूरी धुरी को बदल करके रख दिया है। दोस्तों, जरा डेटास के ऊपर गौर कीजिए, क्योंकि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते हैं। 2013-14 के अंदर जहां भारत का रक्षा बजट महज 2.53 लाख करोड़ रुपए था, वहीं दोस्तों 2026-27 के अंदर ये 3.1 गुना का मैसिव जंप लेकर के 7,85,000 करोड़ रुपए को पार कर चुका है। लेकिन दोस्तों, असली खेल इस टोटल बजट के अंदर नहीं है, बल्कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर छुपा हुआ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि वो पैसा जो नई और घातक मशीनरी खरीदने के अंदर लगाया जाता है। ये खर्च 2014-15 के 94,587 करोड़ रुपए से छलांग लगा करके 2026-27 के अंदर 2,19,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। यानी दोस्तों सीधे 2.3 गुना की सीधी डायरेक्ट ग्रोथ है। और दोस्तों, इसी का नतीजा है कि साल 2025-26 के अंदर भारत का डिफेंस प्रोडक्शन एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। दिलचस्प बात यह है कि इसके अंदर 76% हिस्सा पब्लिक सेक्टर का और 24% हिस्सा प्राइवेट सेक्टर का रहा है।
दोस्तों भारत ने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर जो 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए हैं, वहां आज 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट की प्रतिबद्धताएं आ चुकी हैं। यूपी के अंदर 42,057 करोड़ रुपए और तमिलनाडु के अंदर 32,699 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कोई साधारण बात नहीं है। लखनऊ के अंदर ब्रह्मोस इंटीग्रेशन फैसिलिटी का स्टार्ट होना इसी महायोजना का एक गुप्त लेकिन निर्णायक हिस्सा है, जिसने देश के भीतर हथियारों के उत्पादन को डिसेंट्रलाइज कर दिया है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस प्रोडक्शन बूम के पीछे भारत की अगली स्ट्रेटेजी क्या है? तो दोस्तों, यहीं से एंट्री होती है डीआरडीओ के नेक्स्ट जनरेशन अवतार की। संसदीय स्थायी समिति की एक लेटेस्ट रिपोर्ट ने एक बहुत बड़ा और सामरिक महत्व का खुलासा किया है। दोस्तों, समिति ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ की अगली पीढ़ी की कैपेबिलिटीज के लिए एक अलग बजट हेड बनाने की सिफारिश की है। आखिर क्यों? क्योंकि अब दुनिया बैलिस्टिक मिसाइलों से आगे निकल चुकी है। समिति का सीधा फोकस 3 चीजों के ऊपर है: हाइपरसोनिक मिसाइलें, सुपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स और 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स। दोस्तों, आपको बता दूं कि डीआरडीओ का R&D बजट 2014-15 के 13,716 करोड़ रुपए से बढ़कर के 2026-27 के अंदर 29,100 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो 112% की सीधी छलांग है। अब दोस्तों, जरा समझते हैं कि ये हाइपरसोनिक और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स आखिर क्या बला हैं, और दोस्तों क्यों ये दुश्मन के लिए साक्षात मौत का फरमान है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने साफ कर दिया है कि भारत के अंदर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स और क्रूज मिसाइलों का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। डीआरडीओ ने स्क्रैमजेट इंजन के लंबे और बेहद सफल ट्रायल्स कर लिए हैं। हाइपरसोनिक वेपन्स वो होते हैं जो मैक 5 यानी कि ध्वनि की गति से 5 गुना से भी ज्यादा तेज गति से उड़ान भरते हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ स्पीड इनकी ताकत नहीं होती, इनकी असली दहशत इनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है। दोस्तों, पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलें स्पेस के अंदर जाकर के एक फिक्स्ड पैराबोलिक पाथ से गुजरती हैं, यानी नीचे उसी से आती हैं, लेकिन इन्हें रडार ट्रैक कर लेते हैं और एंटी मिसाइल सिस्टम फायर करके इन्हें हवा के अंदर ही भस्म किया जा सकता है, गिराया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, सुपरसोनिक ग्लाइड सिस्टम्स लॉन्च होने के बाद में वायुमंडल की ऊपरी परत पर एक पत्थर की तरह ग्लाइड करते हैं और रास्ते के अंदर अपना प्रक्षेप वक्र यानी कि ट्रेजेक्ट्री कभी भी चेंज कर सकते हैं। ये दोस्तों इतनी कम ऊंचाई पर और इतने भयानक स्पीड से मैनूवर करते हैं कि जब तक दुश्मन का रडार इन्हें डिटेक्ट करता है, तब तक ये अपना टारगेट राख कर चुके होते हैं। दुनिया का कोई भी मौजूदा डिफेंस सिस्टम इन्हें इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है। नेटवर्क सेंट्रिक और क्लाउड इनेबल्ड वॉरफेयर के इस युग के अंदर भारत का ये स्वदेशी अनुसंधान रणनीतिक तैयारी को अभेद्य बना देता है। दोस्तों, भारत अब रसिया और चाइना जैसे देशों को इसी हाइपरसोनिक रेस में सीधी टक्कर दे रहा है। अब दोस्तों, ये ग्लाइड टेक्नोलॉजी पूरी तरह से ऑपरेशनलाइज हो जाती है तो चाइना के बड़े से बड़े एयरबेसेस और कमांड नेटवर्क सेंटर्स चंद मिनटों के अंदर मलबे के ढेर में तब्दील किए जा सकते हैं और दुश्मन को रिएक्ट करने का 1 सेकंड का भी टाइम नहीं मिलेगा। अब दोस्तों, शायद आप सोच रहे होंगे कि अगर हम दुश्मन पर अटैक करने के लिए तो इतने घातक मिसाइलें या हथियार बना रहे हैं, लेकिन खुद पर बचाव का क्या है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के पास भी तो मिसाइलें हैं। तो दोस्तों, यहीं पर भारत ने रातों रात आसमान के अंदर एक ऐसा दृश्य सुदर्शन चक्र तान दिया है जिसे भेद पाना चाइना के सबसे खतरनाक स्टेल्थ फाइटर जेट्स के लिए भी बस की बात नहीं होगी। तो दोस्तों, इस काम के लिए आप रसिया के S-400 सिस्टम को तो भूल ही जाइए। भारत ने अपने हवाई सुरक्षा तंत्र को मजबूत या भेद्य बनाने के लिए प्रोजेक्ट कुशा के नाम से एक स्वदेशी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम तैयार कर लिया है। ये एक 3 लेयर का इंटरसेप्टर नेटवर्क है जो किसी भी बाहरी खतरे को हवा के अंदर ही भस्म कर देगा। दोस्तों, प्रोजेक्ट कुशा के तहत 3 तरह की इंटरसेप्टर मिसाइलें विकसित की जा रही हैं, जिनके अंदर M1, M2 और M3 का नाम दिया गया है। इनकी मारक क्षमता बिल्कुल
दोस्तों अगर इनकी मारक क्षमता की बात करें तो M1 150 किलोमीटर, M2 250 किलोमीटर और M3 350 से लेकर के 400 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। इसका मतलब यह है कि अगर दुश्मन का कोई ड्रोन, फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल और यहां तक कि हाइपरसोनिक व्हीकल्स भी भारत की सीमा की तरफ आगे बढ़ता है तो यह सिस्टम उन्हें 400 किलोमीटर दूर से ही डिटेक्ट करके तबाह कर देगा। दोस्तों इसकी सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी 80 से लेकर के 90% तक है। दरअसल दोस्तों ये प्रोजेक्ट कुशा उस बेहद वृहद मिशन सुदर्शन चक्र का हिस्सा है जिसका टारगेट 2035 तक पूरे भारत के ऊपर एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस शील्ड बनाना है। दोस्तों जब ये स्वदेशी सिस्टम भारतीय वायुसेना के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से जुड़ जाएगा तो ये एक साथ सैकड़ों टारगेट्स को ट्रैक कर सकेगा। ये टेक्नोलॉजी भारत को उन गिने चुने देशों की एलीट लिस्ट के अंदर शामिल करती है जिनके पास में अपना खुद का रणनीतिक एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। लेकिन दोस्तों ये सब हवा के अंदर नहीं हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत ही कैलकुलेटेड इंडिजिनस इनोवेशन यानी कि स्वदेशी नवाचार काम कर रहा है। चाइना का पूरा रक्षा मॉडल रसिया या फिर अमेरिका की तकनीकों की कॉपी और चोरी करके यानी कि रिवर्स इंजीनियरिंग के ऊपर टिका हुआ है। चाइना ने सैन्य नागरिक संलयन यानी कि मिलिट्री सिविलियन फ्यूजन को एक तानाशाही तरीके से लागू किया है जहां कंपनियों को मजबूर किया जाता है। इसके ठीक उलट भारत ने एक लोकतांत्रिक और स्टार्टअप संचालित मॉडल अपनाया है। दोस्तों साल 2022-23 से रक्षा रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का 25% हिस्सा प्राइवेट कंपनीज, स्टार्टअप्स और एकेडमिशिया के लिए खोल दिया गया है। सरकार ने 24 डीआरडीओ लैब्स की हेम टेस्टिंग फैसिलिटी को एक डिजिटल पोर्टल के जरिए घरेलू निर्माताओं के लिए उपलब्ध करवा दिया है। दोस्तों आईडेक्स योजना के तहत आज 676 से ज्यादा स्टार्टअप्स और एमएसएमईज सीधे रक्षा मंत्रालय के साथ में काम कर रहे हैं। अदिति और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी योजनाओं ने इनोवेशन के अंदर आग लगा दी है। दोस्तों भारत की असली ताकत अब इसके युवा दिमाग हैं जो अब सिलिकॉन वैली भागने के बजाय बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद की बेसमेंट के अंदर बैठ करके एआई पावर्ड स्वॉर्म ड्रोन्स, साइबर वॉरफेयर टूल्स और नेक्स्ट जनरेशन एल्गोरिदम लिख रहे हैं। दोस्तों सरकार ने सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची के तहत 5521 विदेशी रक्षा वस्तुओं के आयात के ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। विदेशी कंपनियों को साफ मैसेज दे दिया गया है कि अगर भारत का बाजार चाहिए तो मेक इन इंडिया के तहत भारत के अंदर ही फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। और दोस्तों इसी का नतीजा है कि सेना ने 175 में से 159 गोला बारूद किस्मों को पूरी तरह से स्वदेशी बना लिया है जिसके अंदर 91% की भारी भरकम आत्मनिर्भरता गेन कर ली गई है। दोस्तों इस पूरी कहानी के अंदर अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान है तो वो है ड्रैगन यानी कि चाइना। हम पाकिस्तान की बात ही नहीं करते हैं क्योंकि भारतीय रक्षा नीति के अंदर पाकिस्तान अब एक टैक्टिकल न्यूसेंस बनकर के रह गया है। दोस्तों भारत की असली टक्कर और तैयारी अब केवल चाइना के खिलाफ है। चाइना की बेचैनी का सबसे बड़ा कारण है समुद्री वर्चस्व को मिल रही सीधी चुनौती। दोस्तों भारतीय नौसेना ने हाल ही के अंदर कई स्वदेशी युद्धपोत और सबमरीन्स अपने बेड़े के अंदर शामिल की हैं जिनके अंदर 75% से ज्यादा सामग्री पूरी तरह से स्वदेशी है। लेकिन दोस्तों असली गेम चेंजर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर भारत का बढ़ता मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। मलक्का जलडमरुमध्य यानी कि स्टेट ऑफ मलक्का जहां से चाइना का 80% तेल और व्यापार गुजरता है वहां भारत एक गेट कीपर की तरह बैठ चुका है। दोस्तों इसे ही मलक्का डायलेमा कहा जाता है। चाइना को पता है कि युद्ध की स्थिति के अंदर भारत अपनी नेवल पावर से मलक्का चौक पॉइंट को ब्लॉक कर सकता है जिससे चाइना की पूरी इकोनॉमी कुछ ही हफ्तों के अंदर घुटनों पर आ जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों भारत की लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी ने चाइना के भूगोल का फायदा ही खत्म कर दिया है। दोस्तों अग्नि 4 और अग्नि 5 का MIRV टेक्नोलॉजी के साथ में सफल ट्रायल हो चुका है जिसने बीजिंग समेत चाइना के पूरे पूर्वी तट को सीधे भारत की जद के अंदर ला दिया है। इसके अलावा दोस्तों हवा से जमीन पर मार करने वाली रुद्रम 2 जैसी स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइलें चाइना के रडार्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स को अंधा करने की अचूक मारक क्षमता रखती हैं। अब दोस्तों जरा उस मास्टर स्ट्रोक की बात करते हैं जिसने ग्लोबल डिफेंस मार्केट के अंदर भूचाल ला दिया है। भारत का रक्षा निर्यात
दोस्तों 15 अगस्त 2026 को पीएम मोदी ने कोई छोटी मोटी बात नहीं कही है। उन्होंने बिना किसी झिझक के दुनिया को बताया है कि भारत का रक्षा निर्यात लगभग 50 से लेकर के 56 गुना बढ़ चुका है। दोस्तों जरा आंकड़ों की गहराई को महसूस कीजिए। 2013-14 के अंदर भारत का रक्षा निर्यात मात्र 686 करोड़ रुपए का था, जो 2025-26 के अंदर ही रॉकेट की स्पीड से बढ़कर के 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। केवल 12 वर्षों के अंदर 5,500% से ज्यादा का ये जंप कोई तुक्का नहीं है। दोस्तों ये सोची समझी आक्रामक कूटनीति का सबसे बड़ा हिस्सा है। आज भारत दुनिया के 80 से लेकर के 100 देशों को अपने सैन्य हार्डवेयर और उपकरणों की सप्लाई कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर का इसके अंदर लगभग 45% का सीधा योगदान है। दोस्तों हम लोग फिलीपींस को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस सौंप चुके हैं, जो एक बिजनेस डील नहीं थी। ये साउथ चाइना सी के अंदर चाइना की दादागिरी को उसी की भाषा में दिया गया एक सबसे बड़ा तमाचा था। दोस्तों हम आर्मेनिया को पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर दे चुके हैं और इसके साथ ही स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार की सप्लाई देकर के भारत ने दोस्तों ये साबित कर दिया है कि ग्लोबल क्राइसिस के समय वो एक रिलायबल सप्लायर बन चुका है। सरकार का अगला लक्ष्य बहुत ही क्लियर है। 2029 तक सालाना 3 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोडक्शन और 50,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट। दोस्तों रक्षा अधिग्रहण प्रोसेस के अंदर कई बड़े सुधार, इंडस्ट्रियल लाइसेंस की वैलिडिटी बढ़ाना और ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई की लिस्टिंग को 74% तक कर देना, ये वो कदम है जिन्होंने डिफेंस बिजनेस को आसान और अट्रैक्टिव बना दिया है। लेकिन दोस्तों भविष्य का युद्ध केवल तोप या फिर मिसाइलों से नहीं जीता जाएगा, ये लड़ा जाएगा डेटा, एल्गोरिदम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। लिहाजा दोस्तों लाल किले की प्राचीर से मोदी का एक और बड़ा ऐलान बहुत मायने रखता है। उन्होंने घोषणा की है कि अगले 1 साल के अंदर 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी। दोस्तों ये सिर्फ आईटी सेक्टर के लिए नहीं है, ये दोस्तों सीधे तौर पर भारत की अंडर कवर साइबर आर्मी और फ्यूचर डिफेंस टेक का बेस तैयार करने की योजना है। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के अंदर डेटा का रियल टाइम एनालिसिस और प्रिसीजन मेकिंग ही हार और जीत का अंतर तय करेगी। 1 करोड़ एआई ट्रेन युवाओं का मतलब है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल वर्कफोर्स बन जाएगा। दोस्तों जो फ्यूचर ड्रोन स्वॉर्म से प्रेडिक्टिव मिलिट्री लॉजिस्टिक्स और साइबर डिफेंस को लीड करेगी। दोस्तों इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण के अंदर नारी शक्ति की भूमिका पर भी बहुत जोर दिया है। आज भारतीय रक्षा बलों के अंदर महिलाओं की भागीदारी एक नए शिखर पर है। वो केवल मेडिकल या फिर एजुकेशन कोर के अंदर नहीं है, बल्कि वो फाइटर जेट्स उड़ा रही हैं, फ्रंटलाइन युद्धपोतों के ऊपर तैनात हैं और आर्टिलरी रेजिमेंट का नेतृत्व कर रही है। ये समावेशी दृष्टिकोण न केवल भारतीय सेना को मैन पावर का एक विशाल पूल दे रहा है, बल्कि एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक मजबूती भी प्रदान कर रहा है। दोस्तों अगर हम 2014 के बाद के इस पूरे दशक का विश्लेषण करें तो ये भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए एक पुनर्जागरण यानी कि रेनेशो का काल है। भारत की विदेश नीति और रक्षा नीति का ये सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का डेडली कॉम्बिनेशन है। दोस्तों भारत बिना किसी को भड़काए खामोशी से अपनी सामरिक स्वायत्ता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बढ़ा रहा है। हम अमेरिका के साथ भी युद्धाभ्यास करते हैं, रशिया से भी तकनीक लेते हैं और अपने घर के अंदर स्वदेशी हथियारों का जखीरा भी बढ़ा रहे हैं। ये मल्टी अलाइनमेंट की वो कूटनीति है जो चाइना चाहकर के भी कॉपी नहीं कर सकता है। दोस्तों चाइना जानता है कि उसके पास में हथियारों की क्वांटिटी है, लेकिन युद्ध की वास्तविक परिस्थितियों यानी कि कॉम्बैट एक्सपीरियंस के अंदर भारतीय सेना उससे मीलों आगे है। दोस्तों जब एलएसी के ऊपर गतिरोध हुआ था तब भारत ने जिस स्पीड से अपने 50,000 से ज्यादा सैनिकों और भारी हथियारों को फॉरवर्ड पोस्ट के ऊपर तैनात किया था, उसे देख करके चाइना के सामरिक योजनाकारों को भारत के अपग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स का असली ट्रेलर दिख गया था। अब दोस्तों सवाल ये है कि ये सब इशारा किस तरफ कर रहा है। 2026 के अंदर 1,78,000 करोड़ का प्रोडक्शन और 38,424 करोड़ का एक्सपोर्ट सिर्फ एक पड़ाव है। 2029 के लिए जो 3 लाख करोड़ का टारगेट सेट किया गया है वो बताता है कि भारत खुद को भविष्य के एक बहुत बड़े ग्लोबल शिफ्ट के लिए तैयार कर रहा है। हम सिर्फ 2047 के विकसित भारत का सपना नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज इसी वक्त जमीन, हवा, पानी और साइबर स्पेस के अंदर अपनी धाक जमा रहे हैं।
अगली पीढ़ी की हाइपरसोनिक मिसाइलें, प्रोजेक्ट कुशा का अवैध एयर डिफेंस, एआई से लेस 1 करोड़ युवा और ब्रह्मोस की दहाड़, ये सब मिलकर के एक नए और निडर भारत की तस्वीर पेश कर रहे हैं। दोस्तों, भारत अब इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर सिर्फ एक दर्शक नहीं है, बल्कि एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनकर के उभर चुका है। जो देश कल तक हथियारों के लिए विदेशों के ऊपर डिपेंडेंट हुआ करता था, वो आज दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को सुरक्षा की गारंटी दे रहा है। और दोस्तों, हाल फिलहाल आपने देखा भी होगा कि किस तरह से भारत ने अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को कई देशों में और बढ़ा दिया है। मोदी ने जो हाल फिलहाल के अंदर जो दौरे किए हैं, उनके अंदर हमने ब्रह्मोस से लेकर के अस्त्र मिसाइलों के सौदे किए हैं, और इसके साथ ही हम अपने पिनाका रॉकेट लॉन्चर से लेकर के बाकी के वेपनरी को बहुत तेजी के साथ में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। अब दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में अपनी बात जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।